Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in this CDP series, I am going to discuss with you learning and pedagogy section from today onward. So in this video, I am going to teach you concept of learning, characteristics of learning, transfer of learning and the learning curve, जो कि आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, चाहे वो CTET है, DSSB है, KVS है, HP-TET है, कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम, हर टीचिंग एग्ज़ाम में आपके इस सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग. बात करते हैं लर्निंग की, तो हिंदी में इसको हम अधिगम कहते हैं, मीन्स सीखना. अब सीखने को कैसे आप डिफाइन करोगे कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, स्किल को एक्वायर कर रहे हो और इसी एक्विजिशन की वजह से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हो. इन्हीं व्यवहार के परिवर्तन को हम कहते हैं लर्निंग, सीखना. अब अगर हम बात करें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उसमें हम बात करेंगे कि सीखना क्या है, अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं. Learning is the process of acquiring new or modifying existing knowledge, behavior, skills, values. अधिगम क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको भी मॉडिफाई करते हैं, स्किल सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, बिहेवियर चेंज करते हैं, अपने हैबिट को इनकलकेट करते हैं. तो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन लर्निंग. उसको हम अधिगम कहते हैं. लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. तो गेट्स एंड अदर ने डिफाइन किया है लर्निंग को. ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लर्निंग की अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के अकॉर्डिंग. ये क्या कहते हैं कि आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को ही हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं. मीन्स वो कैसे परिवर्तन होने चाहिए? रिलेटिवली परमानेंट चेंज होना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके परिवर्तन में. ये क्या होता है? ना स्थायी ना अस्थाई. इसका क्या मतलब है? ना ये परिवर्तन टेम्परेरी होने चाहिए, ना ये परिवर्तन परमानेंट होने चाहिए. ये इसके बीच की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज. जब आपके व्यवहार में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है आपके एक्सपीरियंस की वजह से, आपके ट्रेनिंग की वजह से, आपके प्रैक्टिस की वजह से, तो उसको हम कहते हैं अधिगम, उसको कहते हैं लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी पढ़ रहे हो, मैं आपको सिखा रही हूँ. 10 मिनट के बाद अगर आप इस टॉपिक को भूल जाते हैं तो उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी लर्निंग हुई है. ठीक है, तो ये क्या है? आपके टेम्परेरी है, आपका टेम्परेरी बिहेवियर था. अब इस टेम्परेरी बिहेवियर को हमने सीखना नहीं कहा है. दूसरे केस में अगर मैंने आपको ये सिखा दिया और आप क्या इसको एज इट इज़ मान लो, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे, आप चेंज नहीं करोगे इस सीखने में, तो उस केस में भी हम सीखना नहीं कहेंगे. आपने फिक्स कर दिया कि मुझे मैम ने ये सिखाया है तो इसकी डेफिनेशन यही है, ये चेंज नहीं होगी, तो उसको भी हम सीखना नहीं कहते हैं. तो बेसिकली सीखना क्या है? ना आपके व्यवहार में मतलब जो स्थायी परिवर्तन होते हैं ना अस्थायी होते हैं, इनके बीच की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर. उसको ही कहते हैं अधिगम रॉबिन्स के अकॉर्डिंग. और ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है. पूछा जाता है कि आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज को लर्निंग कहते हैं, टेम्परेरी चेंज को लर्निंग कहते हैं, या रिलेटिवली परमानेंट चेंज आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में, उसको लर्निंग कहते हैं. तो एग्जैक्ट डेफिनेशन या एक्यूरेट डेफिनेशन आपकी रिलेटिवली परमानेंट चेंज आपके व्यवहार में, इसको ही हम अधिगम कहते हैं, इसको ही हम लर्निंग कहते हैं. तो ध्यान से समझना इसे. फिर नेक्स्ट है अधिगम. एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है. फिर है लर्निंग कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ वाइकेरियस एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपीरियंस. कि लर्निंग ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो उसी से आपकी लर्निंग होती है. ये वाइकेरियसली भी होती है. आप दूसरों के अनुभवों से भी सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में एक क्लास है, बहुत शोर कर रही है, टीचर से बाहर से आती है, एक बच्चे को उठा के और इसको जोर से थप्पड़ मार देती है, पूरी क्लास उधर से शांत. तो इस पूरी क्लास ने क्या किया? इन्होंने वाइकेरियस लर्निंग की, दूसरों के अनुभवों से सीखा जो दूसरों के साथ हो रहा है, ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो. तो ये क्या है? चुपचाप हो गए, शांत हो गए, पूरी क्लास शांत होगी. तो इन्होंने क्या किया है? वाइकेरियस लर्निंग की है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा है. तो हम कह सकते हैं कि
जो लर्निंग है वो आपकी वाइकेरियसली एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपीरियंस से होती है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। B.F. स्किनर ने इसको एक्सप्लेन किया है कि आपके व्यवहार में प्रोग्रेसिव चेंज को ही, जिसकी वजह से आप अडेप्ट करते हो खुद को एनवायरनमेंट में, उसको ही हम सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। फिर क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। कि आप हैबिट को इनकलकेट करते हो, एक्वायर करते हो, नॉलेज को एक्वायर करते हो, एटीट्यूड को एक्वायर करते हो, एप्टीट्यूड को एक्वायर करते हो। ये सब कुछ क्या है? सीखना है, अधिगम है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू आवर एक्सपीरियंस। ये भी इसकी जनरल डेफिनेशन है आपके अधिगम की, आपके लर्निंग की। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की। तो विशेषता की अगर हम बात करें, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कैसे है? जिंदगी के हर पड़ाव में आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए ये क्या है? आपके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज चेंज। तो ऑब्वियस ही बात है, चेंज है आपके लर्निंग। कहाँ पे चेंज होता है? आप कुछ सीखते हो, आपके व्यवहार में चेंज आता है, आपके जो बिहेवियर है वहाँ वांछनीय चेंज आते हैं, उसको ही हम लर्निंग कहते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है? इट इज़ चेंज इन नेचर। आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज यूनिवर्सल। अब ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में रह रहे हो, यहीं पर आपकी लर्निंग होती है, यहीं पर आप सीखते हो। आप इंडिया से बाहर जाओ, वहाँ पे भी आपकी लर्निंग होती है, कुछ ना कुछ आप उधर भी सीखते हो। इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर है। लर्निंग की वजह से आप एडजस्ट करते हो सोसाइटी में, आप कुछ ना कुछ एक्वायर करते हो, हैबिट को इनकलकेट करते हो, वैल्यूज सीखते हैं, जिसकी वजह से आप सोसाइटी में एडजस्ट करते हो। इसलिए ये एडजस्टमेंट का इसका नेचर होता है। फिर नेक्स्ट है लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। अब इसका क्या मतलब है? आपके सामने गोल है, उस गोल की प्राप्ति के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आप लर्न करते हो। शायद इसी वजह से ही गोल अगर आपका इंटेंसिव होगा, तभी आप यहाँ पर इसको पढ़ रहे हो, इसको आप सीख रहे हो। तो यही क्या है? गोल ओरिएंटेड भी होती है लर्निंग की। अगर आपके पास गोल है, पर्पस है, तो उस चीज़ को पाने के लिए आप लर्न करते हो। फिर लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। आपके अनुभवों को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो, मैंने जैसे ये पढ़ा है तो मैंने एक डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठे किए हैं नॉलेज और इसको सीखा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस हम इसको कह सकते हैं। फिर है लर्निंग इज ग्रेजुअल। ऐसा नहीं है कि आप इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हो और तुरंत इसको आपने सीख लिया। तो ये क्या है? आपकी लर्निंग धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप चीज़ों को सीखते हो। लर्निंग इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। आप लर्निंग की वजह से, अधिगम की वजह से आप जो है आपके अंदर एक विकास होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है हर एक डोमेन में, चाहे आपका कॉग्निटिव डोमेन हो, फिजिकल डोमेन हो, जो भी पक्ष है आपके, उसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड इट इज़ एक्टिव प्रोसेस। आपका अधिगम एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो आप कुछ एक्वायर करने में, कुछ सीखने में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट वन इज लर्नर रिलेटेड फैक्टर। अब जो सीखने वाला है उससे संबंधित फैक्टर क्या है? मोटिवेशन, एज, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, फैटिग, इंटरेस्ट समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मोटिवेशन की, कि अगर बच्चा मोटिवेटेड है सीखने के लिए, मोटिवेशन है, तो बच्चे की लर्निंग स्ट्रेंथन होगी, बच्चा सीखेगा उस चीज़ को जल्दी से। बच्चा डिमोटिवेट हो जाए किसी चीज़ को करने में तो बच्चा उसे नहीं करेगा। एज एंड मैच्योरिटी की अगर बात करें, अगर बच्चा एज अप्रोप्रिएटिव क्लास में है, अगर बच्चा सेकंड क्लास में है और हम उसको CDP सिखाने चले, तो क्या बच्चा उसको सीखेगा? नहीं ना। तो उस बच्चे की लर्निंग कब होगी? जब हम उसको एज अप्रोप्रिएटिव बिहेवियर या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको सिखाएंगे। तो मैच्योरिटी ज़रूरी है सीखने के लिए, एज अप्रोप्रिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस की। अगर बच्चे का IQ ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की लर्निंग ज़्यादा होगी, ईजिली होगी। फैटिक की अगर हम बात करें, थकान की बात करें, अगर हम थका हुआ महसूस करता है, कोई लर्नर है थकान महसूस करता है, तो उस केस में बच्चे की लर्निंग नहीं होती है। इंटरेस्ट की बात करें, अगर बच्चा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट रखता हो उस कंसेप्ट में समझने के लिए, तो बच्चे की लर्निंग आसानी से होती है, जल्दी होती है। एटीट्यूड मैटर करता है, बच्चे का एटीट्यूड होना चाहिए उसको सीखने के लिए, विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए, बच्चे का एटीट्यूड होना चाहिए उसको लर्न करने का, उसको सीखने का, तब जाके बच्चा उस कंटेंट को आसानी से सीख पाएगा। तो विलिंगनेस भी होनी चाहिए लर्नर की उस कंटेंट को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर। तो जानते हैं टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़,
नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड, रिइंफोर्समेंट, कि अब जो टीचर है, अब बच्चे की लर्निंग कैसे स्ट्रेंथन होगी जब टीचर अपनी टीचिंग स्टाइल अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा, टीचिंग स्ट्रेटजीज अच्छी से हो, सब्जेक्ट मैटर की उसको अच्छे से नॉलेज हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, एटीट्यूड अच्छा हो, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करे। अगर ये सभी एबिलिटी एक टीचर में पाई जाएगी, टीचर अपने टीचिंग स्टाइल को बहुत अच्छे से पेश करेगा बच्चों के सामने, तो क्यों नहीं होगी बच्चे की लर्निंग। तो ये सब कुछ भी मैटर करता है लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट। अब कंटेंट भी मैटर करता है। अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, क्या ये इंटरेस्टिंग है, क्या रेलेवेंट है, क्या मीनिंगफुल टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल हमारे एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, सही है, रेलेवेंट है, तो आप इसको पढ़ोगे, आपकी लर्निंग ईजिली होगी, आप अपनी लर्निंग को स्ट्रेंथन करोगे। अदरवाइज क्या होगा, कंटेंट अगर आपका मीनिंगफुल नहीं होगा, लर्निंग नहीं होगी। कंटेंट अगर आपका हद से ज़्यादा हो गया, जितनी ज़रूरत भी नहीं है, उस केस में भी लर्निंग नहीं होगी। इंटरेस्टिंग कंटेंट अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ भी आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो ये कुछ एक फैक्टर है जो कि हमने बात की, लर्नर से रिलेटेड फैक्टर की, टीचर से रिलेटेड फैक्टर की, एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आपके कंटेंट से रिलेटेड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके लर्निंग को स्ट्रेंथन करने के लिए और कम करने के लिए। तो ये हमने देखा, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखे और कुछ एक नेगेटिव एस्पेक्ट की हमने बात की। अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, जब आप क्या करते हो, एक सिचुएशन में सीखा हुआ ज्ञान आप दूसरे सिचुएशन में अप्लाई करते हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ द एबिलिटी टू लर्न इन द वन कंटेक्स्ट एंड अप्लाई इट इनटू अनदर कंटेक्स्ट। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ये दिया है आपके थॉर्नडाइक ने। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से जानने के लिए कि थॉर्नडाइक ने दिए है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो कि हमें बताता है कि किस तरह से सीखा हुआ ज्ञान, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान हम दूसरी परिस्थिति में यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं, ये होता है 3 तरह का, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र की। ये होता है कि जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान फैसिलिटेट करता है, सुविधा लाता है दूसरी परिस्थिति में, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन फैसिलिटेट्स लर्निंग इन अनदर सिचुएशन, इट इज़ नॉन एज द पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कि जब सीखा हुआ ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान फैसिलिटेट करता है दूसरी परिस्थिति में सीखने के लिए, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल की बात करें तो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स फैसिलिटेट टू लर्न फिजिक्स इन बेटर वे। अगर आप मैथ्स की नॉलेज रखते हो तो कहीं ना कहीं ये जो सीखा हुआ ज्ञान है, जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हो तो उसमें फैसिलिटेट करती है ये लर्निंग। तो हमने क्या देखा कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में लाभकारी है, तो इसको हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब किसी को स्कूटर चलाना आता है, तो ये जो स्कूटर चलाने की जो प्रोसेस है, उसका यूज़ आप बाइक चलाने में करते हो, सेम चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है, ये ट्रांसफ़र, ये क्या है, लर्निंग आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। इसी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान फैसिलिटेट कर रहा है, बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये ज्ञान फैसिलिटेट कर रहा है दूसरी स्थिति में, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो अब बात करें नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। ये क्या करता है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न जब करे, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। व्हेन लर्निंग ऑफ वन टास्क मेक्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क हार्डर। बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करेगा, हिंडर पैदा करेगा, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल्स हिंडरिंग द लर्निंग ऑफ राइट हैंड ड्राइविंग। कि जब इंडिया में क्या है, आपके राइट साइड आपका स्टीयरिंग होता है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे राइट साइड स्टीयरिंग होता है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन इंडिया के बाहर जब जाते हो, वहाँ क्या देखते हो कि लेफ्ट साइड आपका ड्राइविंग साइड जो होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक स्थिति में आपने ज्ञान सीखा था, ये बाधा उत्पन्न कर रहा है दूसरी स्थिति में। देखो, सिचुएशन सेम है, होना तो फैसिलिटेट चाहिए थे ना लर्निंग, क्योंकि ड्राइविंग आप सेम, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर जो भी होता है वो सब कुछ सेम चीज़ें हैं। तो ये तो आपके बाधा नहीं, जबकि आपके फैसिलिटेट करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाधा उत्पन्न कर रही है। एक स्थिति में जो सीखा हुआ ज्ञान है दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग।
एग्जाम्पल देखो, जैसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का यहाँ अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ देखो टेबल टेनिस हम सीख रहे हैं, टेबल टेनिस हमें आता है, तो सर्विस जिस तरीके से हम सर्विस देते हैं उसी तरीके का यूज़ हम जब लॉन टेनिस करते हैं, टेबल टेनिस सीखते हैं, लॉन टेनिस सीखते हैं, तो सेम टेक्निक का यूज़ हम हर अलग अलग सिचुएशन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट हो रही है, एक स्थिति में जो सीखा है वो दूसरी स्थिति में यूज़ कर रहे हैं। तो ये है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, या न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी इसको हम कहते हैं। ये होता है कि व्हेन लर्निंग ऑफ वन एक्टिविटी नीदर फैसिलिटेट नॉर हिंडर द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क। आपने एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो बाधा उत्पन्न कर रहा है ना उसको फैसिलिटेट कर रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लर्निंग अधिगम का चैप्टर सीख रहे हो, आधे घंटे बाद आप खाना बनाने जाओ तो वहाँ पे ये चीज़ ना बाधा उत्पन्न करेगी ना ये आपको फैसिलिटेट करेगी खाना बनाने में। तो ये है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। समझते हैं प्रोसेस क्या है, कि कैसे आपकी लर्निंग होती है। देखो, जब आप कुछ लर्न करते हो, अधिगम करते हो, तो सबसे पहले मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेटेड जब तक आप नहीं होंगे तो आप लर्निंग के लिए उतना आप इंटेंसिव नहीं रहेंगे। तो मोटिवेशन का होना ज़रूरी है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर ज़रूरी है। गोल होगा, इंटेंसिव गोल होगा, तो ज़रूर उस गोल को अचीव करने के लिए आप लर्न करोगे। ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि बाधा उत्पन्न आ रही है आपकी लर्निंग में तो आप उनसे नहीं सीखोगे। ये ऑब्स्टेकल्स भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं लर्निंग के लिए। फिर आती है रिइंफोर्समेंट, आपको प्रॉपर रिइंफोर्समेंट मोटिवेट करती है लर्निंग के लिए। तो ये कुछ एक एस्पेक्ट है जो आपको लर्निंग के लिए मोटिवेट करते हैं, लर्निंग में सहायक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको भी हम ज़रूर टच करेंगे। फिर आता है फॉर्मल लर्निंग। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग कैसे चलती है आपकी लर्निंग, फॉर्मल तरीके से भी आप सीखते हो, इनफॉर्मल तरीके से भी सीखते हो। फॉर्मल लर्निंग क्या होता है कि जब आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ पूरे एक स्ट्रक्चर मैनर में, पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखते हो, उसको हम फॉर्मल लर्निंग कहते हैं। कैसे? स्कूल में सीखते हैं, कॉलेजेस में सीखते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जहाँ आप पूरा वर्दी बुर्दी पहन के बैग बुक लेके आपको स्कूल जाना होता है, पूरे टाइम टेबल को फॉलो करना होता है लर्निंग के लिए। इनफॉर्मल क्या है? जहां आप बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के सीखते हैं। अब आपके पेरेंट्स आपको ये नहीं बोलते हैं ना कि आप वर्दी पहन के आओ तभी हम तुम्हें सिखाएंगे। तो ये इनफॉर्मल वे होता है जहां बिना स्ट्रक्चर के, बिना प्लानिंग के, एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपनी लर्निंग करते हो। फिर नेक्स्ट आता है लर्निंग कर्व, जो कि अगेन आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ये आता है अधिगम वक्र जिसको हम कहते हैं, और ये फर्स्ट टाइम किसने दिया है? हर्बन एबिंगस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है लर्निंग कर्व को। ये क्या होता है कि आपको शो करना है, आपको ग्राफ में बताना है कि आपकी लर्निंग में उन्नति हुई है या अवनति हुई है, आपने प्रोग्रेस दिखाया है या आपकी लर्निंग डिक्लाइन हुई है, आपकी लर्निंग घटी है, बढ़ी है। इसको रिप्रेजेंट जब आप ग्राफ में करते हो तो उसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ प्रोग्रेस एंड द रेट ऑफ डिक्लाइन। जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो कि आपका प्रोग्रेस हुआ है या आप डिक्लाइन हुई आपकी लर्निंग, तो इसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व। फिर आता है लर्निंग कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ लर्निंग एंड टाइम इट विल टेक टू लर्न, कि कितना समय लगा उसको उस लर्निंग को डिक्लाइन होने में या प्रोग्रेस करने में। तो ये शो करते हैं जब ग्राफ में, तो उसको हम कहते हैं अधिगम वक्र। The first person to describe the learning curve was Hermann Ebbinghaus in 1885. अधिगम की प्रगति व अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को हम अधिगम वक्र कहते हैं। फिर बात करते हैं, वेरी फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन कर्व। अब ये क्या होता है? हिंदी में इसको सरल रेखीय वक्र हम कहते हैं। समान निष्पादन, इसको हिंदी में एक और नाम है समान निष्पादन। ये क्या होता है? जब आपका पुराना ज्ञान एज इट इज़ चलता है, कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, ना आप कुछ नया सीखते हो, ना जो आपने सीखा हुआ है उसमें आपकी डिक्लाइन होती है वो लर्निंग। कहने का मतलब है एज इट इज़ जो आप सीख रहे हैं, ना उसमें उतार हो रहा है ना चढ़ाव हो रहा है, एज इट इज़ रहती है आपकी लर्निंग समय के साथ साथ। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। और ध्यान देना, इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल सीधा बनेगा। ऊपर अमाउंट ऑफ लर्निंग रहता है इस साइड, और इस साइड आपका एक्स एक्सिस में टाइम टेकन। ये है स्ट्रेट लाइन कर्व, सरल निष्पादन रेखीय कर्व या सरल रेखीय वक्र कर्व। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव लर्निंग, कन्वेक्स लर्निंग। ये क्या होता है
कि इसको हिंदी में देखो, हिंदी के नाम भी आपको एज इट इज़ पता होने चाहिए, ह्रास निष्पादन, उन्नतोदर अधिगम, और इसको कर्व ऑफ डिक्रीजिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में तो आपकी सीखने की गति बहुत तेज़ होती है। इसको ऐसे बनाएंगे, स्टार्टिंग में आपकी सीखने की गति बहुत तेज़ होती है, देखो इंक्रीज हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं नेगेटिव लर्निंग या कन्वेक्स लर्निंग। प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाद में प्रयासों के बावजूद आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन फिर भी आपके सीखने की गति धीमी हो जाती है। उस केस में हम कहते हैं कन्वेक्स लर्निंग, नेगेटिव लर्निंग हुई है। जैसे ग्राफ की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में देखो तेज रहती है, इंक्रीज हो रही है आपकी लर्निंग, लेकिन कुछ समय के बाद डिक्लाइन हो जाती है। इस तरह की लर्निंग को कहते हैं नेगेटिव लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है पहली से 10वीं तक बिल्कुल फर्स्ट आ रहे हो, बिल्कुल तेज गति से आपकी लर्निंग हो रही है, 10th के बाद कुछ ऐसा हो गया, आपकी लर्निंग डिक्लाइन हो जाती है, किसी कारणवश आप नहीं सीख पाते हो, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, अब आप सीख ही नहीं पा रहे हो, तो कहने वहां पे क्या है, आपकी नेगेटिव लर्निंग हुई है, कन्वेक्स लर्निंग हुई है। उस केस में पहले तो तेज गति से सीखते हो, लेकिन बाद में आपकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव लर्निंग या कनकेव लर्निंग। कनकेव लर्निंग में क्या होता है, पॉजिटिव लर्निंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आप धीमी गति से सीखते हो, कोई प्रोग्रेस नहीं रहती है, बड़ी धीमी गति से सीख रहे हो, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से आपकी सीखने की गति तेज होती है, तीव्र होती है। उस केस में हम कहते हैं आपकी पॉजिटिव लर्निंग हुई है, कनकेव लर्निंग हुई है। हिंदी में अगर बात करें तो वर्धमान अधिगम हुआ है, नतोदर। देखो नतोदर से याद रखना, पहले तो मतलब उन्नति नहीं हो रही है, नेगेटिव है, आपकी लर्निंग नेगेटिव है, लेकिन बाद में क्या आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो, पॉजिटिव लर्निंग होती है। कन्वेक्स लर्निंग को हमने कहा था हिंदी में उन्नतोदर, पहले तो उन्नति होती है भाई, पहले इंक्रीज हो रही है लर्निंग, बाद में कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव रहती है आपकी लर्निंग पहले, बाद में क्या है, कुछ समय के बाद इंक्रीज हो जाती है। इस तरह की लर्निंग को कहते हैं पॉजिटिव लर्निंग, कनकेव लर्निंग। और इसको हिंदी में, इंग्लिश में और एक वर्ड है कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी इसको कहते हैं। एट स्टार्टिंग एफर्ट्स लर्निंग इज स्लो बट आफ्टर सम टाइम इट बूस्ट। यहाँ पे देखो जैसे ग्राफ दिखाया है, लर्निंग की गति तो पहले तो धीमी होती है, फिर कुछ समय के बाद इंक्रीमेंट लगा है, आपकी लर्निंग में तेज हुई है। तो इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं पॉजिटिव लर्निंग या कनकेव लर्निंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं एस टाइप ऑफ लर्निंग की, ठीक है, ये है इसका नाम कनकेव या कन्वेक्स लर्निंग, या इसको हम एस शेप कर्व कहते हैं, मिश्रित वक्र हिंदी में कहते हैं। समय के साथ साथ सीखने की गति आपकी धीमी होती है और बढ़ती रहती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं एस कर्व या कनकेव और कन्वेक्स, मिक्स तरह का है ये, इसलिए मिश्रित वक्र भी कहते हैं। कनकेव भी हो रहा है समटाइम, कन्वेक्स भी है, धीमी है तेज है, फिर धीमी है तेज है, धीमी है तेज है, इस तरह से आपकी लर्निंग चलती है। तो इसको हम कहते हैं कनकेव एंड कन्वेक्स टाइप ऑफ कर्व। फिर आता है प्लेट्यू इन कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्पज से। प्लेट्यू इन लर्निंग क्या होता है, अधिगम पठार किसको कहते हैं, कि जब सीखने के कई प्रयासों के बाद भी सीखने में प्रगति ना हो तो इसको हम पठार कहते हैं। कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती है आपकी लर्निंग में, स्टेबिलिटी बिटवीन लर्निंग एंड टाइम, कर्व गेट हॉरिजेंटल लाइन, कि ये अगर आपका इस तरह की अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, पहले तो चलो बढ़ रहा था, तेज हो रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद पठार आ जाता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता है आपकी लर्निंग में, यहाँ पे पठार बन जाता है। तो ये क्या है, आपके प्लेट्यू बन जाती है लर्निंग में, कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखती है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, स्टे लगा हुआ है आपकी लर्निंग में। तो इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं प्लेट्यू इन लर्निंग, अधिगम पठार। अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं, आपका लर्निंग मेथड फॉल्टी हो सकता है, आपका थकान हो सकती है, कंटेंट को समझने में डिफिकल्टी आ सकती है, लर्नर का एटीट्यूड अलग हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकती है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपके प्लेट्यू इन लर्निंग में या अधिगम पठार में। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। हमने बात की, अगर हम रिकैप्चुलेट करें इस टॉपिक को, तो हमने बात की लर्निंग की, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इन लर्निंग, फिर हमने बात की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, एंड लास्ट लर्निंग कर्व। I hope this topic is clear to all of you. So if you find my video useful, then please like it and share it with your friends. Stay connected. Thanks for watching. Step Up.